जी कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 3 हमारा चैप्टर हमारा चल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कल के लेक्चर में हमने ये सीखा कि जिस तरह कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई चीज़ बेचना चाहता है और वो चाहता है कि उसे प्रॉफिट हो, तो उसके लिए ज़रूरी है उसे पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ पड़ी कितने में है, इसकी कॉस्ट क्या है। एग्जैक्टली उसी तरह जब कोई फाइनेंशियल मैनेजर CFO किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है जिससे कुछ रिटर्न मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट से पहले उसे पता होना चाहिए कि मैं जिन फंड्स को इन्वेस्ट करने जा रहा हूं ये मुझे कितने में पड़ रहे हैं, ताकि उस लिहाज से जिस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उस कॉस्ट से ज़्यादा है उसमें इन्वेस्टमेंट करें, वरना तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टडी कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे बिजनेस में जितने भी फंड्स हैं उनकी हमें कॉस्ट क्या पड़ रही है। कल के लेक्चर में हमने ये सीखा कि डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जिनसे कोई भी बिजनेस फंड्स जनरेट कर सकता है, फंड्स रेज कर सकता है। हमने 4 बड़े सोर्सेज पढ़े जो कि थे इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स या जिसे बॉन्ड्स भी कहते हैं, और बैंक लोन। अब वन बाय वन हम इन चारों की अलग-अलग कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे और फिर जब इन चारों की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख लेंगे फिर हम इकट्ठा करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। और ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसीजंस मेकिंग में, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में सबसे अहम फैक्टर होता है। इसको बाद में फिर पूरा साल इस्तेमाल किया जाता है इसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस करने के लिए। तो हम स्टडी करने जा रहे हैं आज 2 कंपोनेंट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करना। 2 कंपोनेंट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करना। एक है बैंक लोन, बैंक से अगर आप लोन लेते हैं इसकी कॉस्ट, और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट क्या होगी, यहां तक क्लियर है? आज कितने कंपोनेंट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखने में? तो साउंड ठीक है ना रिकॉर्डिंग? 2 कंपोनेंट्स की कॉस्ट कौन कौन से? बैंक लोन, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, पहले इजी वाली कर लेते हैं कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट। बैंक लोन। बैंक से जब हम लोन लेने के लिए जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, 1 मिलियन का लोन लिया, बैंक हमें बताता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12% है या 8% है, कुछ भी। फर्ज कीजिए इसने 10% बताया, तो इसका मतलब है हम हर महीने बैंक को या हर साल अगर एनुअल बेस बात करें 10% इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे। तो अगर टैक्सेशन को इग्नोर कर दे तो इसका मतलब ये हुआ हमारे कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ बैंक लोन कितनी है? 10%। ठीक, लेकिन आपको पता है, आपने शायद जिन स्टूडेंट्स ने टैक्स पढ़ा हुआ है या जिन स्टूडेंट्स ने टैक्स नहीं भी पढ़ा हुआ उन्हें अंदाजा होगा कि कंपनीज ने टैक्स पे करना होता है, बल्कि इंडिविजुअल ने भी टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो जब किसी कंपनी की इनकम ज्यादा होती है तो उसने टैक्स ज्यादा पे करना है, और जब इनकम कम है कम पे करना है। उसी तरह अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो टैक्स कम पे करना है, एक्सपेंसेस कम है टैक्स ज्यादा पे करना। ये आवाज किस चीज की है? डिस्टर्बेंस की? ये प्रोजेक्टर? अच्छा, नहीं मुझे प्रोजेक्टर, चले बहरहाल। तो हम अगर इनकम ज्यादा है टैक्स ज्यादा, इनकम कम टैक्स कम, और एक्सपेंसेस का हिसाब क्या? एक्सपेंसेस ज्यादा तो टैक्स कम, और एक्सपेंसेस कम तो टैक्स। अब मुझे ये बताइए, जब कोई कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही होगी, जब कोई भी कंपनी इंटरेस्ट पे कर, उसके एक्सपेंसेस कम होंगे कि ज्यादा होंगे? अब उसे टैक्स ज्यादा पे करना कि कम? इसका मतलब है एक्सपेंसेस पे करने की वजह से कंपनी को टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। तो इधर से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, उधर से टैक्स में सेविंग हो रही है। तो मुझे जरा सोच के बताइए, हमने जब कॉस्ट को कंसीडर करना है तो सिर्फ एक्सपेंसेस को सामने रखना चाहिए कि टैक्स को भी?
हर बिजनेसमैन जब भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करता है वो टैक्स को भी कंसीडर करता है कि मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए हर वो कॉस्ट, हर वो कंपोनेंट ऑफ कैपिटल जिसमें टैक्स रेलिवेंट है, जिसमें टैक्स रेलिवेंट, उसे कैलकुलेट करते हुए हम आफ्टर टैक्स की फिगर लेंगे। उसे कैलकुलेट करते हुए यानी इस केस में हमारा कॉस्ट ऑफ बैंक लोन 10% नहीं होगा, बल्कि क्या होगा 10% माइनस टैक्स रेट। यानी कॉस्ट ऑफ बैंक लोन क्या होगा इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बैंक लोन, ठीक है। ये के डी, असल में कॉस्ट के लिए ना डिफरेंट सिंबल यूज होते हैं फाइनेंस में, क्योंकि जिस तरह आपके अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं ना इंटरनेट के, इस चीज को बस ये कहना है, इस डेफिनेशन का मतलब सिर्फ ये है, इस टर्म का मतलब सिर्फ ये है। फाइनेंस के कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो अगर आपने कॉस्ट को शो करना है सिंबल में, तो आप कुछ लोग के का वर्ड यूज करते हैं, के का, कुछ यूज करते हैं आर का, कुछ यूज करते हैं आई का वर्ड यूज। इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ रिटर्न, के कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपनी अपनी मर्जी। तो आपने इस सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना, ये के लिखा है या आर लिखा है या आई लिखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। कंसेप्ट ये है कॉस्ट ऑफ बैंक लोन इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 10% मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी। टी से क्या मतलब है टैक्स रेट। और हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम क्यों कर रहे हैं टैक्स, क्योंकि इससे हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ये हमारा खर्चा है, ये हमारी सेविंग है, तो हमारी कॉस्ट नेट होके आएगी, हमारी कॉस्ट नेट होके आएगी, ये ज़हन में रखिएगा। ये हमारा खर्चा है, ये हमारी सेविंग है, कॉस्ट हमारी क्या होगी नेट होके आएगी। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स, फर्ज कीजिए टैक्स रेट है 30%, तो इसका मतलब हम एक तरफ 10% इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे होंगे, दूसरी तरफ हमारा टैक्स इस इंटरेस्ट की वजह से जो टैक्स एक्सपेंस है वो 30% कम हो रहा होगा। तो हमारी जो हमारी नेट कॉस्ट होगी वो 70% होगी। इसीलिए हमने जब भी लोन के ऊपर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है आफ्टर टैक्स करने हैं। जब भी लोन के ऊपर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है आफ्टर टैक्स करने हैं। ये 1 माइनस टी किस लिए है, आफ्टर टैक्स की फिगर कैलकुलेट करने के लिए। अगर टैक्स रेट 30% है तो ये क्या होगा 1 माइनस 0.3, 0.7 इंटू 10% कितना हो जाएगा 7%। क्लियर हुआ ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये समझ आए। चलिए अब हम इसके एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कैलकुलेटर अपने सामने रखिए, ठीक है, कैलकुलेटर अपने सामने रखिए जी, जरा पॉज कीजिएगा जी। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक दो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे हैं, मैं ये प्रैक्टिस के बाद आपके क्वेश्चन को आंसर करता हूं। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, सिर्फ समझना नहीं है, आपने कैलकुलेशन करनी है। क्योंकि याद रखें सम टाइम ऐसा होता है डिफरेंट कैलकुलेटर्स पे जो आप कीज पंच करते हैं ना, तो रिजल्ट सम टाइम डिफरेंट आता है। आपने कोई एक्सपीरियंस किया होगा क्यूएम में, ठीक है, वो एक खास तरतीब से, बाज़ कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि खास तरतीब से आपने उसको प्रेस करना होता है। तो आपके कैलकुलेटर पे आंसर आना जरूरी है जो हम डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चंस जो आपको माइंड मैप दिया गया इसमें भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। कह रहा है कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। मुझे बताइए जब डेट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये तो अंडरस्टूड होता है कि आफ्टर टैक्स ही कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन उसने खुद से भी बता दिया, अच्छी बात है। अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, पहली कंडीशन इंटरेस्ट रेट 13%, टैक्स रेट 0%, तो आफ्टर टैक्स क्या आएगी कॉस्ट ऑफ डेट 13%। फिर इंटरेस्ट रेट 13%, टैक्स रेट 20% है। अब कैलकुलेट, आपके कैलकुलेटर पे आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, और आंसर को मैच कीजिए सॉल्यूशन के साथ। क्या है, अब ये देखिए मैंने क्या किया 13, अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन ना अपने माइंड में भी कर लेता हूँ। 13 20% है तो उसका मतलब है नेट ऑफ टैक्स आएगा 80%,
13 का 80%। अब मैं बजाय 80 डिवाइडेड बाय 100 करने के 0.8 कर रहा हूं अपने कैलकुलेटर पे। 13 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मेरे पास आ गया 10.4%। ऐसा ही है। आप चाहे तो उसे कंप्लीट फार्मूला के कर सकते हैं, चाहे तो आप क्विक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 10.4% आ गया सेकंड में। थर्ड में इंटरेस्ट रेट ऑफ 13%, टैक्स रेट ऑफ 35%। तो एक मिनट है, 13% है, मैंने 13 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट 35% है, इसका मतलब है आफ्टर टैक्स कॉस्ट क्या होगी 65%। तो मैंने बजाय मल्टीप्लाइड बाय 65 डिवाइडेड बाय 100 करूं, मैंने थोड़ी सी क्विक कैलकुलेशन की, मल्टीप्लाइड बाय 0.65 कर लिया। जैसे आप कन्वीनियंट है आपने वैसे कैलकुलेशन करनी है, 65 बाय 100 भी कर सकते हैं। मेरे पास आंसर है 8.45%। यही आंसर है आपका भी। चलिए, इसका मतलब है हम इस काबिल हो गए कि कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट कर लें। अब एक एग्जांपल आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में भी है, जरा वो भी कैलकुलेट करते हैं। अब वो आपने कैलकुलेट करके मुझे बतानी है आंसर क्या है, ठीक है। और देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे पहले जवाब देता है। क्वेश्चन 2, a company takes out a bank loan, the bank charges interest at the rate of 10%, 7%। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। चलिए, ये थे हमारी कॉस्ट ऑफ डेट। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स आपको, ये बंद कर दीजिएगा प्रोजेक्टर भी, थोड़ी देर के बाद चलाएंगे, आधे घंटे के बाद। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बैंक लोन की एक ही टाइप है। क्या आप बैंक के पास जाते हैं, लोन लेते हैं, फिर उसके बाद ड्यू डेट्स के ऊपर उसको रीपे, एक तो पीरियोडिकली इंटरेस्ट की पेमेंट करते रहते हैं, फिर उसके बाद ड्यू डेट पे जो भी साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद आएगी उसको वो लोन रीपे कर देते हैं। एक कहानी खत्म। डिबेंचर्स में भी तकरीबन इसी तरह होता है। आपने डिबेंचर्स इशू किए जनरल पब्लिक को, जिस तरह शेयर इशू किए जाते हैं, जनरल पब्लिक से पैसे लिए। डिबेंचर्स के ऊपर लिखा होता है कि 10% पर एनम के लिहाज से आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा हर साल, और 5 साल के बाद जो डिबेंचर्स की पूरी अमाउंट है जो वो आपको रीपे कर दी जाएगी, डिबेंचर वापस लेके कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो इस ट्रांजैक्शन की नेचर ऐसी ही है जैसी कि बैंक लोन की है। उसमें भी इसी तरह होता है ना, स्टार्ट में पैसे लिए, एवरी ईयर इंटरेस्ट पे किया, एंड पे जाके प्रिंसिपल पे कर दिया। बैंक लोन में भी ऐसा ही है, प्रेफरेंस शेयर में भी ऐसा ही है, ठीक। लेकिन प्रेफरेंस शेयर 2 रीजन की वजह से डिफरेंट है बैंक लोन से। एक तो ये कि बैंक लोन हमेशा रिडीमेबल होता है, यानी आपने हमेशा पैसे वापस करने ही करने हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स सम टाइम रिडीमेबल होता है, सम टाइम रिडीमेबल नहीं होता। बैंक लोन हमेशा रिडीमेबल होता है, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है रिडीमेबल हो सकता है रिडीमेबल ना हो, इरिडीमेबल हो, ठीक है। इसका मतलब है हमारी जो कॉस्ट की कैलकुलेशन है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है तो कोई और तरीका, इरिडीमेबल है तो कोई और तरीका, रिडीमेबल है तो कोई और तरीका फार्मूला, इरिडीमेबल है तो कोई और फार्मूला। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब मुझे ये बताइए, बैंक लोन रिडीमेबल होता है, इसकी नेचर जो कैश फ्लोज की है, यानी इनिशियली इनफ्लो, पीरियोडिकली इंटरेस्ट की पेमेंट, एंड पे जाके प्रिंसिपल की पेमेंट, इसकी कैश फ्लोज की नेचर और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कैश फ्लो की नेचर एक जैसी नहीं है, एक जैसी ही है। तो पहली बात जो जहन में आती है वो ये कि इसकी कॉस्ट का फार्मूला और इसकी कॉस्ट का फार्मूला एक ही होना चाहिए था।
होना चाहिए था भाई। मैंने बैंक से लोन लिया और इंटरेस्ट पे कर रहा हूं और एंड पे पेमेंट कर दी प्रिंसिपल, या जनरल पब्लिक से लोन लिया और उसको इंटरेस्ट पे किया या एंड पे और एंड पे, तो है तो ट्रांजैक्शन एक ही तरह की। टैक्स दोनों में डिडक्टेबल है, टैक्स सॉरी शेयर्स के केस में डिडक्टेबल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, शेयर के केस में नहीं है, टैक्स का डिफरेंस है, टैक्स का लेकिन ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, ये डिबेंचर और शेयर्स दोनों के लिए। एक तो टैक्स का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अगर टैक्स को इग्नोर कर दें, बात को ऐसा में लिखा है इग्नोर टैक्सेशन, अगर टैक्स को इग्नोर कर दें फिर मुझे बताइए, फिर मेरी कॉस्ट का फार्मूला सेम नहीं होना चाहिए, इग्नोर टैक्सेस। लेकिन यहां पे डिफरेंस है। एक चीज जहन में रखिएगा, बैंक लोन में और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में एक और फर्क भी है। एक तो फर्क ये है ना कि कुछ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है, कुछ नहीं है। एक और फर्क भी है, जब भी आप शेयर्स या डिबेंचर इशू करते हैं, जब भी आप शेयर्स या डिबेंचर इशू करते हैं, उनकी एक मार्केट वैल्यू होती है, वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, उनकी एक बैंक लोन की मार्केट वैल्यू नहीं होती। और याद रखिए हमेशा, कॉस्ट मार्केट वैल्यू के साथ चेंज होती है। जिस शेयर्स या डिबेंचर की मार्केट वैल्यू चेंज होगी ना, उसकी कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। जिस शेयर या डिबेंचर की मार्केट वैल्यू चेंज होगी, उसकी कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। क्लियर? यहां पे रुक के दोबारा आपको की पॉइंट्स बता रहा हूं। हमने बैंक लोन की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख ली, अब हम प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। लेकिन कैलकुलेशन की तरफ जाने से पहले दो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रेफरेंस शेयर्स बैंक लोन से डिफरेंट क्यों है। एक तो टैक्स वाली बात हो गई ना, उसको आप साइड पे रख दें, वो बिल्कुल डिफरेंस है। जो फर्दर और दो डिफरेंस है वो ये कि बैंक लोन रिडीमेबल होता है हमेशा, जबकि प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। तो दोनों में कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। दूसरा फर्क जो बैंक लोन और प्रेफरेंस शेयर में है वो ये कि बैंक लोन्स की मार्केट नहीं होती, जबकि शेयर्स और डिबेंचर्स की मार्केट होती है, उनकी मार्केट वैल्यू होती है। और जब भी मार्केट वैल्यू चेंज हो, याद रखें शेयर्स या डिबेंचर की कॉस्ट भी चेंज होती। इसीलिए हम आपको सारी डिस्कशन के बाद किस पॉइंट पे लाना चाह रहा था कि हालांकि नेचर डिबेंचर्स की हो, फॉर एग्जांपल डिबेंचर की एग्जांपल लें या शेयर्स की एग्जांपल लें, तो कैश फ्लो की नेचर हो सकता है एक जैसी हो, लेकिन याद रखें फार्मूला ये यूज नहीं हो रहा उधर। सिर्फ किस वजह से, एक रीजन है कि इसकी मार्केट वैल्यू होती है, इसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती। वरना मैं आपको यही, अगर इसकी भी प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू ना होती तो मैं यही फार्मूला यूज करवा रहा होता था यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल भी हो सकता है, इरिडीमेबल भी हो सकता है, ये तो आपको पता है ना। रिडीमेबल का मतलब आपने 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल के बाद पैसे दे देने, रीपे कर देना लोन। रिडीमेबल का मतलब रीपेबल, इरिडीमेबल का मतलब जो कभी रीपेबल नहीं है। अगर प्रेफरेंस शेयर की दोनों टाइप्स हैं तो दोनों की कॉस्ट का फार्मूला भी डिफरेंट होना चाहिए। एग्री करते हैं? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट का फार्मूला, यानी जिसने कभी भी रिडीम नहीं होना, रिटर्न नहीं होना, हमेशा के लिए चलेगा, उसका फार्मूला है कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। के का मतलब कॉस्ट, पीएस का मतलब छोटा सा करके लिखा प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट आप सिंपल भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वो भी आपको बताया एब्रीविएशन से फर्क नहीं पड़ता फाइनेंस में, इसकी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू डी फॉर डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय पी फॉर प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसकी कॉस्ट क्या है? डिविडेंड डिवाइडेड बाय। अच्छा मुझे बताइए, अगर हमने एक कंपनी ने एक प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, आपको याद है प्रेफरेंस शेयर पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, उस पे 10% डिविडेंड दे रहे हैं, 100 रुपए का शेयर इशू किया। कितने का शेयर इशू किया? 100 रुपए का शेयर इशू किया। डिविडेंड हर साल देना है 10%।
इसकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है? डिविडेंड ऊपर आ गया 10, ऊपर आया 10, नीचे प्राइस क्या है 100 इज इक्वल टू 10%। यानी उसकी प्राइस क्या है? जितनी हमने उसको पे कर दिया, ठीक है। अगर हमने, फिर से सुनिए, अगर हमने, कंपनी ने एक प्रेफरेंस शेयर इशू किया जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज और उसकी मार्केट वैल्यू भी इस वक्त, उसकी प्राइस भी 100 ही है, हमने इशू कर दिया, उसके ऊपर हर साल 10 रुपए अदा करने हैं, तो बताइए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? क्या है? 10, यानी जो डिविडेंड हर साल पे करेंगे डिवाइडेड बाय प्राइस, इसकी क्या है 100, यानी 10% आया। कैलकुलेशन क्लियर है? ये अगर आप थोड़ा सा सोचे ना, तो ये इंटरेस्ट की तरह है कि जिस तरह इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कल करते, 100 रुपए का लोन लें, हर महीने 10 रुपए पे करें, तो कितना कॉस्ट 10%। लेकिन नोट करें इसमें टैक्स नहीं है, इसमें टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं है। बैंक लोन में टैक्स की एडजस्टमेंट थी, टैक्स की एडजस्टमेंट इसमें क्यों नहीं है बता सकते हैं? क्योंकि डिविडेंड जो पे करेंगे ये एक्सपेंस के तौर पे इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता, ये इक्विटी में जाता है, भाई ये बात समझ आई? तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है? डिपेंड करता है रिडीमेबल के इरिडीमेबल। अगर इरिडीमेबल है तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस। डी का मतलब क्या है? डिविडेंड पर शेयर इन रुपीज, ठीक है। और पी प्राइस ऑफ शेयर इन रुपीज। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, अगला क्वेश्चन मेरा यही था। जब हम इनिशियली कोई प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं ना, तो उसकी मार्केट तो वही है जो हमने, उसकी वैल्यू प्राइस उसकी वही है जो हमने इशू की। जरा आपको पता है कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दो टर्म्स यूज होते हैं। फेस वैल्यू का मतलब है शेयर या डिबेंचर के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है वो फेस वैल्यू है, और जो मार्केट में जिस पे सेल हो रहा होता है। अच्छा, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करके। फर्ज कीजिए आपने 1000 रुपये वाला प्राइस बॉन्ड लिया, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा आपको हर साल 10% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। बताइए इसकी कॉस्ट क्या है परसेंटेज में? इस प्राइस बॉन्ड की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करें, क्या है? 10%, 100 बाय 1000, 10%। फर्ज कीजिए कि आपका इनाम निकल आया और इस पे आपको अब मिलना है 1 लाख रुपया। इस प्राइस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या हो गई? एक बड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है, गौर से सुनेगा। प्राइस बॉन्ड लिया कितने का था? 1000 का। फेस वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 और ये बॉन्ड है 10%। जब किसी बॉन्ड के शुरू में परसेंटेज लग जाए ना, इसका मतलब होता है इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट मिलना है, तो 10% फेस वैल्यू, 10% प्राइस बॉन्ड, इसके साथ लिख देता हूं 10% बॉन्ड कितने के? फेस वैल्यू के 1000। इसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलना है कितना? 100। तो परसेंटेज में बताइए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी कितनी हुई? 10%। अब फर्ज कीजिए कहानी में ट्विस्ट आया, आपका इनाम निकल आया। अब मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड हो गई 1 लाख या 10,000 कर लेते, 1,000 10,000 कर लेते, 9,000 का इनाम निकला, 10,000 वैल्यू हो गई। अब बताइए इस 10,000 पे आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? इंटरेस्ट क्या 10% के लिहाज से 100 ही मिलेगा या के अब मार्केट वैल्यू के लिहाज से मिलेगा?
इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू के लिहाज से ही मिलता है। जब भी कोई बॉन्ड इशू होता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है ये 1000 का बॉन्ड है, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। अब मार्केट में जब बॉन्ड इशू हो गया तो इसकी मार्केट वैल्यू जितनी मर्जी ऊंच नीच हो, जो आपको इंटरेस्ट मिलना है ना वो वही मिलना है जो कि स्टार्ट में एग्री हुआ है। इंटरेस्ट आपको 100 रुपीज ही मिलेगा। लेकिन जरा मुझे बताइए, अब की बार यहां पे इनाम निकलने के बाद आपसे कोई पूछे कि आपकी इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या है, आप उसे क्या कहेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न 10% है? नहीं, अब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 1000 नहीं रही, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी है 10,000। अब आपको जो 100 रुपीज मिल रहा है ना, आपने डिवाइड करना है किससे? 10,000 से। तो अब आपका 1%। अब लिंक हुआ कंसेप्ट जो मैंने कहा था कि मार्केट वैल्यू चेंज होती है तो कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। ठीक है, डिबेंचर या शेयर की कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। भाई ये बात समझ आ गई? चले, अच्छा अब चले प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं हम। प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के? रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला क्या है कि डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस। क्लियर? अब चलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की तरफ। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक रूल बता रहा हूं, लिख ले। किसी भी रिडीमेबल शेयर या डिबेंचर की कॉस्ट उसका IRR होती है। किसी भी, ये हाइब्रिड वाले भी लिखे, ये भाई जो सेकंड बेंच पे बैठे हुए हैं ना राइट साइड पे, ये भी लिखे, ये कुछ नहीं लिख रहे हाइब्रिड वाली क्लास में, भाई लिखे जल्दी से। वो भी दाएं तरफ देख रहा है आपने। जी जी भाई आपसे कह रहा हूं लिखे। क्या लिखवाया आपको? किसी भी रिडीमेबल, रिडीमेबल के ऊपर जोर है, किसी भी रिडीमेबल शेयर या डिबेंचर की कॉस्ट उसका IRR होती है। IRR का मतलब क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसके कुछ और भी नाम सम टाइम कभी कभार यूज होते हैं, इसके कुछ और भी नाम। इसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है, इसे यील्ड टू मैच्योरिटी भी कहा जाता है, लेकिन हम IRR ही यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ ये कंसेप्ट बहुत ही आसान है और साथ ही साथ बहुत ही मुश्किल। आसान कैसे? अगर आपको IRR की कैलकुलेशन आती है तो आसान कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट क्या है, IRR। रिडीमेबल, अच्छा अब मैंने समझाया नहीं है लेकिन आपसे पूछ रहा हूं, रिडीमेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट क्या है, IRR। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट क्या है, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये तो है बहुत आसान। बहुत मुश्किल कैसे बन जाएगा ये कंसेप्ट अगर हमें IRR कैलकुलेट करना नहीं आती। भाई जो चीज आती ही नहीं है वो मुश्किल ही होगी ना। आती, तकरीबन हर स्टूडेंट ने IRR की कैलकुलेशन सीखी जरूर होगी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को भूल गई होगी। ठीक है, तो मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या ये कैलकुलेशन सिखानी चाहिए? नहीं, ये दोबारा सिखाऊं आपको? हाँ चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैं एज्यूम करूंगा कि आपने इससे पहले नहीं सीखी हुई, ठीक है, ताकि जिस स्टूडेंट ने सीखी हुई है उसको बेनिफिट हो जाए। ठीक है, और जिसको भूल गई बिल्कुल जीरो हो गया वो, उसको कम से कम नुकसान कोई ना वो भी समझ लें। लेकिन मेन कंसेप्ट याद रखिए एक चीज, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, ये मेरा अपना ओपिनियन है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में कैलकुलेशंस इतनी अहम नहीं होती जितना के कंसेप्ट और मेथोडोलॉजी होती है। मेथोडोलॉजी कह ले या फॉर्मेट कह ले, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है? किसी भी रिडीमेबल शेयर या डिबेंचर की कॉस्ट क्या है, उसकी IRR। अब सारी कहानी किसके ऊपर आ गई? IRR कैसे कैलकुलेट करने हैं सर जी? IRR कैसे कैलकुलेट करने हैं? IRR कैसे कैलकुलेट करने हैं? अब सुनिए, एक होता है
टेक्नोलॉजी का एफिशिएंट यूज, एक होता है टेक्नोलॉजी का नो यूज। आपने छोटे होते इस तरह की कैलकुलेशन की, सवाल किए होंगे 2 1 3 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 करो जिसको। आपने जितना टाइम इस तरह के कैलकुलेशन को सॉल्व करने पे लगाया सारा जाया किया, जिंदगी का सारा वक्त। आपको ये पता है? नहीं, किसी ने बताया नहीं होगा। क्यों जाया किया? भाई कैलकुलेटर इसीलिए ईजाद हुआ है। भाई जब हमने ये कैलकुलेशन मैनुअली करनी है तो कैलकुलेटर को आग लगा दें। ओके, होना तो ये चाहिए कि जो पहली क्लास का बच्चा है ना उसी को कैलकुलेटर उसके हाथ में दे, भाई कैलकुलेशन कर। हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसे कराते हैं, उसका दिमाग तेज होगा, वो दिमाग उस अजाब हो जाता है उसके लिए। अब सुन लें, IRR की कैलकुलेशन कंप्यूटर्स में बिल्ट इन फार्मूलाज हैं। आप डाटा देते हैं 2 सेकंड के, कल मैंने कैलकुलेशंस की हैं, 2 सेकंड के अंदर IRR की कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपको कैलकुलेशन ऐसे उस तरीके से नहीं, आपकी जिंदगी आसान नहीं करनी, आपको करवाया जाएगा मैनुअली काम। यानी कैलकुलेटर, कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैलकुलेटर कर सकते हैं। तो ये जहन में रखिएगा, IRR की कैलकुलेशन अब आपको सिखाई जा रही है एक तो। लेकिन प्रैक्टिकली कभी भी आप इस तरीके से नहीं कर रहे होंगे। प्रैक्टिकली आपके सामने कंप्यूटर होगा, आपने उधर कैश फ्लोज डालनी है, फार्मूला लिखना है, IRR सामने होगी। ये मैं भी आपको सिखा भी दूंगा कंप्यूटर के जरिए से भी, 2 मिनट लगेंगे अभी नहीं, लेकिन फिर आगे किसी लेक्चर में। अब हम क्या सीखने लगे? कैलकुलेशन ऑफ IRR थ्रू कैलकुलेटर। इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। अच्छा, आप में से किसी स्टूडेंट ने IRR याद है? किसी स्टूडेंट को हाथ उठाइए, कितने स्टूडेंट को याद? आप जरा बताइए उस IRR की कैलकुलेशन में कैसे कैलकुलेशन करते सिखाई जाती थी? एक बार फार्मूला होता था, वो कौन सा फार्मूला होता था? अच्छा, उसमें कहीं ऐसा होता था कि पहले इस रेट से नेट प्रेजेंट कैलकुलेट करो, फिर ठीक है, मैं समझ गया। इन्होंने कहा, आप सब ने मुझे यस या नो करना है। इन्होंने कहा सर हमने IRR के कैलकुलेशन सीखी, कैसे सीखी है? पहले हम अंदाजा लगाते थे कि इन रेट इतना होगा 10% फॉर एग्जांपल, उसके लिहाज से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे। फिर हम एक हाई रेट होता था, एक लो रेट होता था, एक दूसरा रेट लेते थे। वो कोई भी हो सकता है, किसी का दिल किया 12 कर लिया, किसी का दिल किया किसी ने 15 कर लिया, किसी का दिल किया किसी ने 8 कर लिया, किसी का दिल किया किसी ने 5 कर लिया। कोई दूसरा रेट होता था, उसकी बेस पे भी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे। फिर एक फार्मूला होता था, ठीक है, फिर एक फार्मूला होता था, उसकी मदद से हम अप्रोक्सीमेट कर लेते थे कि IRR इस प्रोजेक्ट की ये होगी। अच्छा मुझे बताइए कितने स्टूडेंट ने इस तरीके से IRR सीखी है और कितने स्टूडेंट ने किसी और तरीके से सीखी हुई है? अच्छा, वैसे और कोई तरीका नहीं है मेरे ख्याल, और तरीका वही है जो कंप्यूटर वाला है, ठीक है। आप मुझे वैसे क्लास का, ये मजाक नहीं कर रहा, मजाक ना समझिएगा, मैं सीरियसली, क्योंकि कोई भी नई चीज़ हो सीखने में कोई हर्ज नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको पता हो मुझे पता नहीं है? हो सकता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। व्हाट्सएप की बहुत सी ऑप्शन मुझे आप स्टूडेंट्स ने बताई, मुझे नहीं पता है। तो आप मुझे बताइएगा क्या, मैं देखूंगा शायद वो एफिशिएंट हो तो उस तरीके से हम करवा लेंगे। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने बहरहाल इसी तरीके से कैलकुलेशन। तो हम IRR की कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं थ्रू कैलकुलेटर। इसमें क्या, अब स्टेप सुनिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मेथोडोलॉजी अहम होती है। कैलकुलेशन बेतहाशा हम कर लेंगे, कैलकुलेशन मुझे टेंशन नहीं है, वो मैं 50 क्वेश्चन दूंगा, 50 भी कर लेंगे। मेथोडोलॉजी और कंसेप्ट बिल्ड करवाना मेरा काम है, वो करवा रहा हूं। IRR बताइए हम कर क्या रहे थे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे। किसी भी रिडीमेबल शेयर या डिबेंचर की कॉस्ट क्या है? उसका। अब IRR की कैलकुलेशन कर रहे हैं थ्रू कैलकुलेटर। IRR की कैलकुलेशन कैसे होगी? सबसे पहले एस्टिमेट करना है, एल मतलब लो रेट, कोई सा भी लो रेट अपने जहन में ले आए। ये कोई भी हो सकता है, 5% भी ले सकते हैं, 5% भी ले सकते हैं। नॉर्मली 5 या 15 ये ले सकते हैं, या कुछ लोग 10 लेते हैं, फिर उस लिहाज से देखते हैं कि आंसर क्या आया, अप या डाउन कर लेते हैं। हम कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 8%,
8% के लिहाज से जो भी उसने जो कैश फ्लोज दिए हुए हैं, आपने उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, जो फर्ज कीजिए आई 8638, आपने लोअर रेट कोई अंदाजा लगाया, उसकी एनपीवी कैलकुलेट कर ली, फिर हायर रेट लिया, कोई भी अंदाजा लगाया जैसे 12%, और उसकी एनपीवी कैलकुलेट कर ली। यहां तक साथ है। अच्छा, अब ये जहन में रखिए, हम कोशिश करते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अगर मैंने एक रेट एस्टिमेट किया है, उसका आंसर पॉजिटिव आ गया है, तो दूसरा रेट मुझे 8 से बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? क्योंकि बढ़ाने से, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से वैल्यू कम होती है। तो मैंने दूसरा बढ़ा के 12% कर लिया, फिर उस पे एनपीवी कैलकुलेट कर ली। अब मेरे पास चार चीजें आ गई, लोअर रेट, लोअर एनपीवी, सॉरी लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट, हायर रेट, एनपीवी एट हायर रेट। लोअर रेट को मैं कह रहा हूं एल, हायर रेट को कह रहा हूं एच, एनपीवी एट लोअर रेट को कह रहा हूं एन, एनपीवी एट एल, और हायर रेट की एनपीवी को कह रहा हूं एनपीवी एट हायर रेट। अब आपने जो फार्मूला यूज करना है ना आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए, वो ये असल में होता है अप्रोक्सीमेशन के लिए, अप्रोक्सीमेशन के लिए। इसमें आप लोअर रेट को पहले लिखते हैं और फिर जो भी डिफरेंस होता है उसको एडजस्ट करते हैं। इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है, लेकिन कंसेप्ट समझना भी है। इस फार्मूले से हम क्या कर रहे हैं, हमें यह पता है कि जो हमारा आईआरआर है ना वो लोअर रेट से ज्यादा है और हायर रेट से कम है, क्योंकि वो जीरो भी आता है ना। लोअर रेट से ज्यादा है, हायर रेट से कम है। तो ये हमारा फार्मूला हुआ। पहले हमने लिखना है लोअर रेट जो कि क्या है 8%, जमा एनपी नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, वो क्या है 8000। ये मैं 7 फिगर्स भी लिख रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आपको क्लियर हो जाए। लोअर रेट 8%, एनपीवी एट लोअर रेट कितना है 8638, ठीक है। और इसके साथ क्या है डिवाइडेड दूसरी तरह कर लेते हैं, 86 डिवाइडेड बाय लोअर रेट माइनस हायर रेट। एनपीवी एट लोअर रेट कितना है 8638, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव 8 से। अब यहां पे जरा गौर से देखिएगा 8638 माइनस क्या करना है एनपीवी एट हायर रेट। एनपीवी एट हायर रेट कितना है 5358 नहीं है माइनस। अच्छा गौर से मुझे सोच के बताइए, मैंने लोअर माइनस हायर करना था, लोअर है 8638, इसको माइनस 538 करूंगा तो आंसर में क्या होगा भला 8638 प्लस 5358, 8638 प्लस 5358 और मल्टीप्लाइड बाय हायर और लोअर रेट का डिफरेंस जो क्या है 12 और 8 का डिफरेंस क्या है 4%। ये बताइए कैलकुलेशन समझ आई। इसमें सबसे अहम चीज जो आपने जहन में रखनी है ना, स्टार्ट करना है लोअर रेट से और एंड करना है दोनों के डिफरेंस रेट से। लोअर रेट क्या है 8% और दोनों का डिफरेंशियल रेट क्या है 4%। बाकी ये है एनपीवी एट लोअर रेट ऊपर और नीचे डिफरेंस। इसको एक दफा अपने हाथ से निकालें, इसको कैलकुलेटर पे ये आंसर आना चाहिए जो कि 10.47%। ये हाइब्रिड वाले भी स्टूडेंट करें। ये बेसिकली आईआरआर, ये कुछ याद आ रहा है, इसी तरीके से आईआरआर की कैलकुलेशन होती थी ना। हाँ जी, शाबाश शाबाश, कीजिए। जी फोर्थ में NHI, ठीक है N और H। अब देखिए क्या सीखा हमने सीखा प्रेफरेंस शेयर की कास्ट कैलकुलेट करना। अगर इरिडीमेबल है उसका फार्मूला सिंपल, रिडीमेबल है IRR।
अब सारी कहानी आईआरआर के ऊपर टिकी है। आईआरआर कैलकुलेट करना सीख रहे हैं हम, उसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर से आईआरआर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से, पहले एक लोअर रेट से एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, फिर हायर रेट से एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, फिर फार्मूला यूज कर लेंगे जिसमें स्टार्ट करेंगे लोअर रेट से प्लस, उसमें कुछ प्लस करना है, एंड करेंगे डिफरेंशियल रेट से, और दरमियान में क्या होगा, लोअर की एनपीवी ऊपर और लोअर और हायर का डिफरेंशियल नीचे। लेकिन याद रखें, इसमें अगर एक आंसर माइनस आ जाता ना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ समझ आई आपको? मतलब हम लोग पॉजिटिव भी दूसरा आंसर आ जाए तो कंटिन्यू कर लें। अच्छा, क्या दूसरा आंसर पॉजिटिव आ जाए तो कंटिन्यू कर सकते हैं? यस, कोशिश करते हैं हम कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आए, क्योंकि जीरो दरमियान में होता है। लेकिन यह है अप्रोक्सीमेशन। अगर दोनों आंसर पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव आते हैं, स्टिल आप फार्मूला यूज करें, आपके अप्रोक्सीमेशन ठीक होगी। थोड़ा सा फर्क है लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन होगी, कर सकते हैं, माइनस आना जरूरी नहीं। लेकिन आपने थोड़ा सा चालाक होशियार बनना है क्वेश्चन में। आपको पता होना चाहिए कि अगर 8% पे पॉजिटिव आ रही है ना एनपीवी, और मुझे अब नेगेटिव चाहिए, तो आप 8 से 6 पे ना जाएं, 8 से 12 पे जाएं या 10 पे चले जाएं। फर्ज करें 8 से 10 पे जाते हैं और वो भी पॉजिटिव आ जाता है 2000, तो आप फार्मूला लगा के खड़का दें उसको, वो ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव लाने की कोशिश करनी है, लाजमी नहीं है। भाई आईआरआर समझ आया? नहीं, मसले से मसला निकलता है, मसले से मसला। पहला हमारा मसला था आईआरआर कैसे कैलकुलेट करें, वो हमने सीख लिया। भाई सीख लिया कि नहीं सीख लिया? अभी क्वेश्चन भी आप करेंगे मजीद पक्के हो जाएंगे। लो रेट पे एनपीवी, हाई रेट पे एनपीवी कैलकुलेशन। लेकिन दूसरा मसला, एनपीवी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? सर मैं तो एनपीवी कैलकुलेट करना भी भूल गई है, ये एनपीवी भी कैलकुलेट करना भूल गई है। फिर चल एनपीवी भी सीख ले के ना सीखे? मैं सीख ले। अच्छा पहले कंसेप्चुअली बताएं, हमने एक प्रेफरेंस शेयर इशू किया, उसने 4 साल बाद हमने रीपे करना, रिडीमेबल है, रीपे करना है, ठीक है। हम एक तो पेमेंट कर रहे होंगे हर साल, फॉर एग्जांपल फिक्स अमाउंट जो 1000 की, और एक कर रहे होंगे 4 साल के एंड पे, फॉर एग्जांपल 10,000 की। जब हमने प्रेजेंट वैल्यू गौर से सुनिएगा, कंसेप्ट है, कैलकुलेशन के ऊपर फोकस नहीं करवा रहा अभी, कंसेप्ट और मेथोडोलॉजी का। जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ 1000 डिविडेंड वाली कैलकुलेशन, उसको प्रेजेंट वैल्यू लेके आएंगे कि एंड पे जो प्रिंसिपल रीपे करना है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। पक्की बात है। लेकिन दोनों में एक फर्क है कोई स्टूडेंट नहीं, आज नहीं है, हाँ शाबाश। दोनों कैश फ्लोज में फर्क क्या है? देखें, जब भी आप कोई शेयर या डिबेंचर इशू करेंगे ना, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, तो आपने 2 तरह की पेमेंट करनी है। एक वो पेमेंट जो हर साल करनी है जिसे कहते हैं एन्युटी, और एक वो जो मैच्योरिटी डेट पे करनी है, ठीक है, उसे सम टाइम मैच्योरिटी वैल्यू या टर्मिनल वैल्यू कहते हैं, वो करनी है। और दोनों में फर्क क्या है? ये एन्युटी है, एक टर्मिनल है। अब आपने दोनों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक तरीका है एफिशिएंट वे, एक तरीका है आई कैप वे। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का एक तरीका है एफिशिएंट वे, एक तरीका है आई कैप वे। कौन सा समझाऊं? पहले आई कैप वे सुन ले। वो कहता है 1000 की पेमेंट करनी है आपने हर साल, एंड पे जाके करनी है 10,000 की पेमेंट। पहले साल में 1000 की वैल्यू को डिस्काउंट करें, दूसरे साल में 1000 की वैल्यू को 2 साल पे डिस्काउंट करें, तीसरे साल में 1000 की वैल्यू को 3 साल पे डिस्काउंट करें, चौथे साल में 1000 की वैल्यू को 4 साल पे डिस्काउंट करें, और फिर चौथे ही साल मैच्योरिटी वैल्यू को 4 साल पे डिस्काउंट करें। यह तरीका है आई कैप का, और थोड़ा आसान लगता है, थोड़ा आसान लगता है, समय लगती है।
एक तरीका है एफिशिएंट, एक्सपर्ट्स लोगों का, वो कहते हैं भाई दुनिया में एनएमटी का फार्मूला इजाद हुआ है, एनएमटी को एक ही झटके में फार्मूले से कैलकुलेट कर लो और जो प्रिंसिपल की वैल्यू है उसको अलहदा से डिस्काउंट कर दो, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल कॉस्ट, ये तो आपको पता है ना। अब मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक वो जो आई कैप ने सिखाया अपनी बुक में, वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें ईच इंडिविजुअल कैश फ्लो, हर इंडिविजुअल कैश फ्लो को अलग अलग कैलकुलेट करें उसकी प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा तरीका क्या है? अगर एनएमटी का फार्मूला लगाएं और जो प्रिंसिपल की अमाउंट है, आपको दोनों की इजाजत है, लेकिन दोनों करने हैं आपने, बल्कि दोनों करें, दोनों करें। मैं सिखा रहा हूं ना तो टेस्ट भी करूंगा, फिर अलग तो आपको फार्मूला कैलकुलेशन करनी आती होगी ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएमटी, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है 1 माइनस 1/1 प्लस आई पावर n, और इस सारे को यानी 1 माइनस 1 इस सारी ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद डिवाइड करना है आई के साथ और फिर मल्टीप्लाई करना है आर से मुराद वो कैश। ये एनएमटी आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा फार्मूला है, हमें बहुत सी जगहों पे अकाउंटिंग में भी सीखेंगे। लीज का टॉपिक नहीं पढ़ा होगा ना आपने, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट बहुत सी जगहों पे आता है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड है बहुत, ये फार्मूला बहुत इस्तेमाल होने वाला है आपकी जिंदगियों में, ये ज़हन में रखिएगा। ये पढ़ा हुआ पहले फार्मूला आपने 2 दिन पहले पढ़ा है? अच्छा FR1 में, ठीक है ठीक। और जो एंड पे मैच्योरिटी वैल्यू है उसका फार्मूला सिंपल, क्या? मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर है। ये इसमें आर क्या चीज है? इंस्टॉलमेंट पीरियोडिकली। आई क्या चीज है? इंटरेस्ट डिस्काउंट रेट, जो हमने एस्टिमेट किया होगा। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना। और फिर उसके बाद एन क्या चीज है? नंबर ऑफ ईयर्स, पेमेंट, ठीक है, जितने साल में पेमेंट हुई, और बाकी आई इंटरेस्ट रेट। भाई कुछ समझ आई? अब ये देखिए मसला शुरू कहां से हुआ था? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट क्या है? उसका IRR। IRR कैसे कैलकुलेट करें? पहले एक डिस्काउंट रेट ले लें, उस पर एनपीवी कैलकुलेट करें, फिर दूसरा डिस्काउंट ले, उस पर एनपीवी कैलकुलेट करें, फिर फार्मूला लगाएं। लेकिन इसमें मसले से मसला क्या? एनपीवी कैसे कैलकुलेट करें? अब एनपीवी कैसे कैलकुलेट? एनपीवी ऐसे कैलकुलेट करें, चाहे तो हर कैश फ्लो को अलग-अलग डिस्काउंट कर ले, चाहे तो एनवीडी का फार्मूला लगाएं। एनवीडी का फार्मूला है जो एडवांस स्टूडेंट्स हैं, और अलग-अलग जो जरा भी स्टार्टर है। अब आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब जरा हम इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लें, जो कुछ सीखा आज इतना ही सिखाना था कंसेप्चुअली, लेकिन अब जाहिर है थोड़ी प्रैक्टिस भी करें ताकि घर जाके आपको जो क्वेश्चन दिए आप उनको अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा, अभी प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं ICAP की बुक से क्वेश्चन निकाल के, ठीक है, उसकी बुक से। लेकिन फर्दर भी कुछ प्रैक्टिस आपके साथ शेयर की जाएगी। फार्मर रीअरेंज करना मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रोजेक्टर ऑन कीजिए। उस फॉर्मूले में एक इंस्टॉलमेंट कांस्टेंट हो गई और दूसरा कैलकुलेटर में इनपुट करना भी देखें इस फार्मूले को आपने, मैं पता है क्या, मेरा एक कैलकुलेटर था, उसमें जब मैं 1 माइनस 1/1 प्लस आई पावर n करके डिवाइडेड बाय आई करता था ना, वो इसको रीड कैसे करता था? वो इस फिगर को डिवाइडेड बाय आई कर लेता था, वो ब्रैकेट वाले काम नहीं करता था। तो मेरा दूसरा कैलकुलेटर उस पर ठीक। तो मैं अब क्या करता हूं, आपने अपनी कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लेनी किस तरह आती है। अहम चीज क्या है, ये सारी ब्रैकेट वाली कैलकुलेशन करने के बाद आपने आई से डिवाइड करना है।
अगर आपका कैलकुलेटर इसको एक ही झटके में कैलकुलेट नहीं कर पा रहा तो फिर आपने इसको स्टेप वाइज कैलकुलेट करना है। पहले इसको कैलकुलेट कर लें, फिर डिवाइड कर लें आई से, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लें आर से। ठीक है। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन आपके सामने है, ये कैलकुलेशन है आई कैप ने जो अपनी बुक में की हुई है। ठीक, उसने कहा कि जी एक हमने बॉन्ड इशू किया है। देखिए एग्जाम्पल से फर्क नहीं पड़ता, अगर टैक्स को इग्नोर कर देना तो प्रेफरेंस शेयर और बॉन्ड इसकी कैलकुलेशन एक ही हो जाती है टैक्स को। तो यहां पे इंटरेस्ट का वर्ड आया, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इग्नोर टैक्सेशन, इग्नोर टैक्सेशन। आपने, अब मैं इंटरेस्ट के बजाय वर्ड डिविडेंड बोलूंगा। आपने एक प्रेफरेंस शेयर इशू किया, वो था 100 रुपीज का। कितने का था? 100। उसके ऊपर हर साल 7% डिविडेंड मिलना है, हर साल 7%, और 4 साल के बाद वो रीपे हो जाएगा। कहानी समझ आए? 4 साल के बाद रीपे हो जाएगा। कैलकुलेट IRR, ठीक है। इसमें आप देखें उसने क्या किया है, हर कैश फ्लो को, ये सिर्फ फॉर्मेट दिखा रहा हूं, आपने कैलकुलेशन नहीं करनी इसके ऊपर। पहले साल का इंटरेस्ट, उसका डिस्काउंट रेट निकाला। ये कैसे, इंटरेस्ट रेट क्या है, डिस्काउंट रेट क्या है, 8.14। 8.14 ये फर्ज कीजिए हमने एस्टिमेट जो किया है वो है। पहले साल 7, इसको किया 1 डिवाइडेड बाय 1.0814, ये फिगर आ गई। यानी पहले साल की कैश फ्लो को लैदा डिस्काउंट किया, दूसरे साल की कैलकुलेशन को लैदा डिस्काउंट किया, तीसरे साल की कैलकुलेशन को लैदा डिस्काउंट किया, चौथे साल की कैलकुलेशन को लैदा डिस्काउंट किया, 5वें साल की कैलकुलेशन को लैदा कर रहे हैं। कैलकुलेटर अपने सामने रखें, इस डिस्काउंट रेट को, इस रेट को यूज करते हुए कैलकुलेट करें। देखें 7 की प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है। ये 1 में जो 7 की पेमेंट की इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें 8.14 से, क्या आएगी, 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर n। याद नहीं प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला? ठीक है, क्या आएगा, 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0814 और उसकी पावर क्या, 1। कैलकुलेशन करे आया 6.47। ठीक है। इसी तरह अगर हम 2 की करते हैं, इसका क्या होगा, 700, ठीक है। अब इसका क्या आएगा, 700 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई क्या है, 0.0814 और इसकी पावर 2। देखिए यही आता, ठीक है जी। ये हो गया बस, ठीक है, चले ठीक है भाई, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। इसी तरह 7th, 3rd ईयर में पेमेंट क्या प्रेजेंट वैल्यू होगी, 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0814 उसकी पावर क्या होगी, 3। देखिए यही फिगर कैलकुलेट करते जाए, साथ साथ मैच करते जाए। 5.5 और 4th की 7/513। ये आ गई कैलकुलेशन। भाई कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे समझ नहीं आएगी। और रिडेम्पशन यानी लास्ट वैल्यू 100 रुपीज, इसकी देखें कैलकुलेट करें, 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई क्या है, 0.0814। कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज को, पावर क्या होगी 4 और क्या वैल्यू आई 73। कर लिया आपने टोटल। ये है अलग अलग कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब हम क्या करते हैं,
एनवीडी फार्मूला के जरिए से कैलकुलेशन कैसे करने हैं, फार्मूला के जरिए से करें हम। क्या जवाब सेम आता है कि नहीं आता भैया? आगे चलें, इधर आ जाए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब सुने, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इस तरीकाकार से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब इस तरीकाकार से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने लगे हैं। एनवीडी की वैल्यू मुझे बताइए क्या होगी? 1 इज इक्वल टू आर, क्या आर 7 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई। 1 प्लस आई क्या होगा? 1 प्लस आई क्या है? 0.0814। पावर क्या है? 4 n, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0.814। जरा कैलकुलेशन करके देखें, मैं भी जरा कैलकुलेटर कर लूं, अपने कैलकुलेशन कर लूं। ये है 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई पावर n, यह है 0.2687 डिवाइडेड बाय आई 0.0814, 3.3018311618 मल्टीप्लाइड बाय 7, क्या आंसर आया? 23.112। राउंड ऑफ कर लेते हैं, थोड़ा सा फर्क आएगा, राउंडिंग चलते हैं भैया, ये समझ आ गया। अब टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो क्या होगी? मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है? 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0814 पावर 4 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.0814 पावर 4 इज इक्वल टू 73.12। दोनों को ऐड किया राउंड ऑफ करके, 73.12 प्लस 23.11 96.23 तकरीबन, राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा वही है कि नहीं? क्या इससे यह साबित होता है कि हम प्रेजेंट वैल्यू, साबित क्या हुआ है सारी कैलकुलेशन से? एक ही चीज साबित हुई है कि हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग कैश फ्लोज को भी डिस्काउंट कर सकते हैं, और हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एनवीडी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको 2-3 सवाल दे रहा हूं, अलग भी कैलकुलेट करना है, एनवीडी से भी, दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। एक देखें, अब आप कह रहे होंगे सर जब ये आता है तो वो करने की क्या जरूरत है? मैं एक अगला टॉपिक भी मेरे जहन में है, मैं इसके साथ साथ वो भी कवर करवा रहा हूं, आपको पता नहीं चल रहा, इसलिए दोनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। थोड़ा सा शायद आपको ये मुश्किल लगा हो आज का लेक्चर, ठीक है, लेकिन इसमें फ्यूचर का भी कंसेप्ट कवर हो रहा है। क्लियर? तो कंक्लूजन पे आइए, अभी तक हमने क्या सीखा आज के लेक्चर में? क्विक रिवीजन करते हैं। आज के लेक्चर में हमने 2 कंपोनेंट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी, एक बैंक लोन की, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स की। बैंक लोन की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो उसका इंटरेस्ट रेट है उसको टैक्स रेट से नेट करके। प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिपेंड करता है वो इरिडीमेबल है कि रिडीमेबल। इरिडीमेबल है तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस, और इरिडीमेबल है तो आईआरआर। अब अगला सवाल, आईआरआर कैसे कैलकुलेट होगी? आईआरआर कैलकुलेट होगी, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, फिर कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट, फिर लगा ले फार्मूला जो कि शुरू होगा लोअर रेट से, एंड होगा डिफरेंशियल के रेट से। लेकिन इसमें फिर सर जब लोअर रेट पे एनपीवी कैलकुलेट कर रहे होंगे, जब हायर रेट पे एनपीवी कैलकुलेट करेंगे उसके बाद ही फार्मूला लगेगा ना, लेकिन एनपीवी कैसे कैलकुलेट होगी? एनपीवी कैसे कैलकुलेट होगी? एनपीवी कैलकुलेट होगी फार्मूला से। 2 ऑप्शंस हैं, चाहे तो आप एनपीवी कैलकुलेट कर लें हर कैश फ्लो की लदा आई कैप, या चाहे एनवीडी से।
आपको दोनों समझा दिए मैंने कि कोई एक समझाया? दोनों समझा, पक्की बात है। अब आपको जो माइंड मैप मिला है उसमें क्वेश्चंस होंगे तीन क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस है ना? हाँ जी। एक है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का, एक है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, एक रीडिंग क्वेश्चन नंबर 4 रीडिंग। हाँ जी। ये है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का। परपेचुअल का मतलब होता है इरिडीमेबल, और ये है रिडीमेबल का। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड शेयर, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड। ये आईकैप के दो मुश्किल क्वेश्चंस हैं। आईकैप के दो मुश्किल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। ये आपकी आज की होम असाइनमेंट है। आपने तीनों क्वेश्चन करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हाइब्रिड वाले भी नोट कर लें भाई, ये ऑनलाइन वाले भी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ना माइंड मैप के ऊपर, ये आपने दोनों मेथड से करने हैं, रिडीमेबल वाले, यानी इंडिविजुअल कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके उस तरीके से भी, और फिर फार्मूला से भी। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क आएगा माइनर, क्योंकि अप्रोक्सीमेट कर, जब हम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेशन करते हैं। भाई ये बात समझ आई? ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। चले, आज का दिन इम्तिहान है आपका और मेरा, और कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे इसमें कामयाब कर दें। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन दोनों मेथड से कर लिए और आंसर तकरीबन वो आया जो तो इसका मतलब है मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये ना कर पाए, कल मैं आपसे पूछूंगा, तो फिर इसका मतलब ये होगा मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। तो आज सिर्फ आपका इम्तिहान नहीं है, आज मेरा भी इम्तिहान। तो आप कोशिश करेंगे कि मुझे कामयाब करें? हाथ उठाए कौन कौन कोशिश करें। हाँ, पहली दफ़ा ना समझ आई दूसरी दफ़ा करें, दूसरी दफ़ा ना समझ आई तीसरी दफ़ा करें। ठीक है, मैं आप मेहनत कीजिएगा, घर बैठ के दुआ करूँगा कि आपकी कैलकुलेशन टैली होती जाए। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।